बच्चों बच्चों मैंने आपके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू किया हुआ है। दिस इज माय 7th लेक्चर ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि हाउ मच इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में मैंने कहा था कि इट विल एक्सपीरियंस ओनली द टॉर्क, it will only rotate, no translational motion, no force will act. But when it is kept in a non-uniform magnetic field, in that case it will experience torque as well as force. It is having rotational as well as translational motion. So torque acting on a coil when a uniform magnetic field, when it is kept in a uniform magnetic field, क्या की थी NBIA sin theta, और theta is the angle between the normal of the coil and magnetic field. और जब कहा था when it is kept in the direction of magnetic field, torque will be 0. When it is kept perpendicular to the direction of magnetic field, maximum torque will act, that will be equal to BINA, B-I-N-A. Clear? Here N is the number of turns, A is the area of cross section, I is the current flowing through it, B is the strength of magnetic field. Clear? तो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क मैंने कहा था कि इट कैन बी एक्सप्लेन जैसे आपके पास बिकॉज इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इट्स डायरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल के साथ हम इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, a rectangular loop side 10 centimeter and 5 centimeter carries a current of 12 ampere. What is the torque on the loop in the different cases as shown in diagram? What is the force in each case and what case corresponds to stable and unstable equilibrium? So here we are having, this is the diagram. This is a very important question. आपके पास ये एक XY प्लेन है, दिस इज XY प्लेन और दिस इज द Z एक्सिस। इस XY प्लेन में आपके पास जो एक्चुअल डायग्राम में दिस इज X एक्सिस और ये आपके पास क्या है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस है। ये NCERT की ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके पास एक कॉइल पड़ी हुई है, दिस इज ए कॉइल लाइन हियर, और इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है 3000 गॉस है, और यहाँ पे इस कॉइल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, इसकी साइड लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इट मींस दैट इसकी जो एरिया होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले आपके पास देखें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, एज दिस कॉइल इज लाइंग इन YZ प्लेन, सो इट मींस दैट डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल विल बी अलोंग X एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, अलोंग Z एक्सिस। तो मींस ए वेक्टर क्या होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू AZ K कैप, और आपके पास बी वेक्टर क्या है, दैट इज इक्वल टू B K कैप। क्लियर? और करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपके पास टॉर्क क्या है, आपके पास टॉर्क वेक्टर दैट इज इक्वल टू I इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर? I क्या है यहाँ पे, I अभी वैल्यू मैग्नीट्यूड रख देंगे। व्हाट इज हियर A इज हियर AZ K कैप, व्हाट इज हियर B वेक्टर दैट इज B K कैप। तो आपके पास क्या आ जाएगा AZ B sorry this is AZ I cap, this is I cap। clear? I cap क्रॉस K cap। clear? अब देखिए जो A वेक्टर की डायरेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंगली लेनी है, आइदर इट इज टेकन अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस और नेगेटिव Z एक्सिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टेकन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थंब की डायरेक्शन क्या है, Z एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव Z एक्सिस के अलोंग है। सो ये वेक्टर इज हियर AZ I कैप होगा। क्लियर? व्हाट इज अबाउट I कैप क्रॉस K कैप, दिस इज इक्वल टू माइनस J कैप। तो ये क्या बन जाएगा, BAZI इंटू
माइनस जे कैप। तो यहां से डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज वेरी वेरी क्लियर कि टॉर्क इज एक्टिंग अलोंग किसकी तरफ एक्ट कर रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये टॉर्क एक्ट कर रही है। दिस टॉर्क इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क? टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? दैट इज 3000। ए जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 एम्पियर दी हुई है। और ये 3000 गॉस दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें 10⁻⁻4 टेस्ला बन जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है, इसको क्या कर दें 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इस सारे को आप सॉल्व करोगे, इट कम्स 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क का आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड इट इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। सेकंड डायग्राम में क्या दिया हुआ है? आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ को इंटरचेंज कर दिया है, मींस इसको ऐसे रोटेट करके रख दिया है, उससे भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड डायग्राम में जो कॉइल है इट इज केप्ट इन दिस वे, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है आपके पास वही रही है। तो इससे भी क्या है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, वही रहेगी 1.8 सेम एज दैट ऑफ। ऐसा करने से डायग्राम में ना मैग्नीट्यूड के ऊपर इफेक्ट पड़ना, ना आपके पास डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ना। थर्ड डायग्राम में आपके पास क्या दिया हुआ है? अगर कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, दिस कॉइल इज लाइंग हियर इन दिस वे, ऐसे कॉइल पड़ी हुई है और इसमें करंट क्या है, यहाँ पे भी करंट क्या है आपके पास, ये करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपके पास इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस कॉइल एज इट इज लाइंग इन एक्स जेड प्लेन। और आपके पास जो करंट है वो किधर फ्लो कर रहा है? करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपके पास जो ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहां पे इस केस में ए वेक्टर दैट विल बी ए माइनस जे कैप होगा। क्या होगा? ए माइनस जे कैप होगा। क्लियर? एज इट इज लाइंग इन एक्स जेड प्लेन। ठीक हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। ये क्या आ गया आपके पास? माइनस जे कैप आ गया। जे कैप क्रॉस के कैप। अब आपके पास व्हाट इज हियर? जे कैप क्रॉस के कैप, दिस इज आई कैप। ये आई कैप होगा, माइनस साइन है तो माइनस आई कैप आ जाएगा। इट मीन दैट इस केस में टॉर्क किधर एक्ट करेगी? इट विल एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग टॉर्क एक्ट करेगी। क्लियर? नो, अगर आपके पास इसी में करंट उल्टा हो जाता तो आपके पास टॉर्क क्या आता है? जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाता तो आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ जाती? पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आ जाती। पहले वाले केस में भी करंट अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज होता तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ जानी थी? पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेट हो जानी थी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस है आपके पास कि कॉइल इज लाइंग इन दिस एक्स जेड प्लेन। कॉइल जो है एक्स जेड प्लेन में पड़ी हुई है, एज इट इज लाइंग इन एक्स जेड प्लेन, कॉइल इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब जो नॉर्मल होगा वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। मींस उस केस में आपके पास ये क्या आ जाएगा? के कैप आ जाएगा, चाहे माइनस के कैप आ जाए चाहे के कैप आ जाए, दैट डजंट मैटर। तो के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में टॉर्क क्या आ जाएगी? आपके पास जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है, तो इट मीन दैट ये आपके पास केस क्या होगा? इस केस में नेट टॉर्क भी जीरो है, तो इट मीन दैट इन दिस केस दिस कॉइल विल बी इन इक्विलिब्रियम में होगी। तो बेस्ड अपॉन व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वी आर हैविंग ए डिवाइस, द नेम ऑफ दैट डिवाइस इज मूविंग कॉइल galvanometer. What is this moving coil galvanometer? It is a device which is used to detect the small value of current or voltage. It is used to detect the small value of current or voltage. तो इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता क्या है? एक कॉइल है आपके पास, there is a one coil which is wound on a soft iron core के ऊपर, जिसे कि wound किया होता है। इस तरह से हमारे पास ये एक this is a coil which is wound over a soft iron core, ऐसे इसको soft iron core के ऊपर wound किया हुआ है। एंड इस कॉइल को कहां पे रखा हुआ है? एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दो सिलेंड्रिकल, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, इन सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में यहां पे रखा हुआ है, ऐसे इसको रखा हुआ है। ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है एक्चुअली क्या है, ऐसे ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हमने क्यों यूज किए हैं, इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी ये रेडियल फील्ड प्रोड्यूस होगी। रेडियल फील्ड प्रोड्यूस होने से यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस केस में मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल के नॉर्मल के बीच में एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। एंगल 90 डिग्री रहने से इसके ऊपर हमेशा टॉर्क क्या होगी, इसमें जो कॉइल में जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहने से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना आने के कारण इसमें क्या होगा, इस कॉइल में कोई इंड्यूस करंट नहीं सेटअप होगा। एज दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट दी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, जब इसमें कोई स्मॉल इंड्यूस करंट और वोल्टेज सेटअप ही नहीं होंगे तो आपके पास ये जो है जो करंट इज एक्चुअली जो करंट हमने वोल्टेज मेजर करना है उसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर कर देगा। सो इट इज केप्ट इन दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मींस इन दिस केस दो नो ड्यू टू दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके दो एंड जो है, एक एंड क्या है आपके पास फास्फोरस कॉपर स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है, दिस वन एंड इज कनेक्टेड विद फास्फोरस स्ट्रिप, और दूसरा फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ लगा हुआ है। दूसरा एंड क्या है आपके पास स्पाइरल स्प्रिंग के साथ ये आपके पास अटैच्ड है। यहां पे आपके पास या तो एक नीडल लगी होती है या आपके पास मिरर है जो कि स्केल के ऊपर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और इसके दो एंड्स के थ्रू जो हमने करंट मेजर करना है, जो करंट हमने मेजर करना है, इनके दो कॉइल्स के दो एंड्स के थ्रू हम उसको उन दो एंड्स को उसके थ्रू कनेक्ट कर देते हैं जिस करंट को हमने मेजर करना है। तो व्हाट हैपेंस कि जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो करता है, एज दिस कॉइल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। टॉर्क एक्ट करने से क्या होगा, जैसे ही टॉर्क एक्ट करेगी ये कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी तो ये मिरर आपके पास क्या होगा, इस मिरर की डिफ्लेक्शन इस स्केल के ऊपर रोटेट करेगी। तो बाय नोटिंग द डिफ्लेक्शन on the scale we can note the value of current. How? Because when this because in that case the torque acting on this coil will be क्या होगी, NBIA. This is the torque acting on the coil. Correspondingly आपके पास इस स्पाइरल स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगी, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगी, जितने एंगल के साथ ये डिफ्लेक्शन रोटेट करेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगी, दैट इज K into theta. Here K is the restoring couple original twist, theta is the angle by which this mirror is rotated. इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जब ये डिफ्लेक्शन रेस्ट के ऊपर आ जाएगी उस समय क्या होगा, NBIA दैट इज इक्वल टू क्या होगा, K थीटा के बराबर होगा। आई क्या आ जाएगा, K अपॉन NBA थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बाय विच दिस मिरर इज डिफ्लेक्टेड। जितने एंगल के साथ मिरर डिफ्लेक्ट कर रहा है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो बाय नोटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आई। तो थीटा नोट करके क्या है, हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Here this K upon NBA, this K upon NBA, this is called reduction factor. इसको हम क्या कॉल करते हैं, रिडक्शन फैक्टर कॉल करते हैं। Here और this is also known as galvanometer constant. This is also known as galvanometer constant. Here theta upon I is called current sensitivity of the galvanometer. Theta upon I here is called करंट सेंसिटिविटी ऑफ ग्लैनोमीटर। थीटा अपॉन आई क्या आ जाएगा आपके पास, NBA अपॉन K। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लैनोमीटर,
अगर आपके पास इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है, उस स्मॉल करंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली लार्ज रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, इन दैट केस दिस गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. Large reflection is produced in this galvanometer. In that case, it is said to be more sensitive. अगर हम दोनों तरफ R के साथ डिवाइड कर दें, I into R क्या होगा? V. तो V is here known as theta upon V is here known as voltage sensitivity of the galvanometer. For small value of potential difference, if we are getting large reflection, in that case, galvanometer is said to be more sensitive. तो ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हमने किसी भी गैल्वेनोमीटर को जितना ज्यादा सेंसिटिव बनाना है, उतनी ज्यादा उसकी नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे, उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, उतना ज्यादा हम एरिया क्रॉस सेक्शन रखेंगे. तो इन सभी की वैल्यूज इंक्रीज करके इट कैन बी मेक मोर सेंसिटिव. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. नेक्स्ट आपके पास डिवाइस है साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1D ग्राफ पढ़ा था. 1D ग्राफ क्या था? दैट इज आल्सो ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. लेकिन आपके पास 1D ग्राफ क्या है? एक स्मॉल मशीन है. लेकिन ये जो आपके पास साइक्लोट्रॉन है, इट इज ए बिग मशीन एज कंपेयर टू द 1D ग्राफ एक्सेलेरेटर. ये लार्ज एनर्जी तक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है. लेकिन 1D ग्राफ क्या है? दैट इज ए स्मॉल मशीन दैट कैन बी इन दैट केस पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड अप टू फ्यू MeV एनर्जी तक की इसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं. क्लियर? तो इस साइक्लोट्रॉन में क्या है? दिस साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होना है, एक्सेलरेट वो किसके साथ हो सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही वो एक्सेलरेट हो सकता है. तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एक्सेलरेटेड. एक तो ये है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा. सेकेंड आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी चार्ज पार्टिकल को मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने पास से क्या कर जाता है? डिफ्लेक्ट कर सकता है. तो इस साइक्लोट्रॉन में हमारे पास दो फील्ड्स होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. और दोनों फील्ड्स क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा. तो इस साइक्लोट्रॉन में है क्या आपके पास? इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक डीज. ऐसे दो होलो मेटेलिक डीज हैं जिनको हम D1 और D2 कॉल करते हैं. दिस इज द D1, दिस इज द D2. और ये दोनों डीज के थ्रू क्या हमने दे आर कनेक्टेड विद ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. ये किसके साथ कनेक्टेड है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. व्हाट डू यू मीन बाय हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर? ये एक हमने लार्ज फ्रीक्वेंसी वाली इस डीज के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. लार्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ऑसिलेटर का क्या मतलब है? कि यहाँ पे जैसे ये नहीं है कि अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो यहाँ पे परमानेंटली पॉजिटिव आ गया, इधर परमानेंटली क्या होगा? नेगेटिव आ गया. होगा क्या कि आपके पास इन दोनों डीज के इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ इन दोनों डीज के क्रॉस पोलैरिटी क्या होगा? लार्ज फ्रीक्वेंसी के साथ इन दोनों डीज के क्रॉस पोलैरिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज करती रहेगी. और जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी. दिस इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यहाँ पे अप्लाई कर दिए तो टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? अब क्या होगा कि जिस चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट कराना है, जिस भी चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट कराना है, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने एक्सेलरेट कराना है. उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ये दो डीज हैं, इन दो डीज के गैप के बीच में रख देते हैं.
जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस डीज के गैप में रखेंगे तो क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डी और इट विल बी एक्सेलरेटेड towards the D which is having the negative potential. सपोज कर लीजिए D2 के पास इस इंस्टेंट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये किस में एंटर कर जाएगा, इस D के अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस D के अंदर एंटर करेगा विच इज हैविंग ए नेगेटिव पोटेंशियल, अब ये होलो डी है, होलो डी के कारण इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यहां पे सिर्फ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी एज इट इज एक्ट हियर, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल अंदर क्या करेगा, ये सेमी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेगा। और जैसे ये सेमी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा फिर ये डी से बाहर आ जाएगा। जैसे ही डी से बाहर आ जाएगा इन दोनों डीज के क्रॉस पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे पहले इस डी के क्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल था, इधर आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल था, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा और इस डी के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास जो भी जितनी भी पहले वेलोसिटी थी, अब फिर फर्दर ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ और एक्सेलरेट होगा, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, और ज्यादा। जब इस D1 के अंदर एंटर करेगा इट विल एंटर विद मोर वेलोसिटी। जब ये इस D के अंदर ज्यादा वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा तो इस जैसे ये एंटर करेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके कारण ये सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा। लेकिन इस केस में इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस इज डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आल्सो। r इज इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन qb भी होता है। तो ज्यादा वेलोसिटी के साथ एंटर करने से इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस इंक्रीज कर देगा। फिर बाद में क्या होगा, ये आपके पास फिर गैप के बीच में आ जाएगा, फिर फर्दर एक्सेलरेट हो जाएगा। इन दिस वे दिस चार्ज पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड। जहां तक भी हमने इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है वहां पे एक्सेलरेट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, उस डिफ्लेक्टर के थ्रू इस चार्ज पार्टिकल को इस गैप के बीच से बाहर ले जाएंगे और जहां पे इसको बम्बार्ड कराना है इसको हम बम्बार्ड करवा देंगे। इस तरह से आपके पास इसको डी में से बाहर आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू QB अपॉन पाई m। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, दैट विल बी QB अपॉन 2 पाई m। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। दिस फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। सॉरी, टाइम जो लगेगा पाई m अपॉन QB और टाइम पीरियड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। QB अपॉन 2 पाई m होगा, दैट विल बी द टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू क्या होगी, QB अपॉन 2 पाई m फ्रीक्वेंसी होगी। दिस फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी में जिस फ्रीक्वेंसी के साथ एक डी से दूसरे डी में एंटर कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम एज दैट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। ये इसलिए है कि जैसे ये गैप के बीच में आएगा आपके पास जो डीज के क्रॉस पोलैरिटी है वो क्या होनी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट कर लेगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, हाफ mv² होगी। और यहाँ पे r क्या है, दैट इज mv अपॉन QB है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अप टू विच दिस चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, जहां से v की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, Q² B² R² बाय 2m। This is the maximum kinetic energy up to which this charge particle will be accelerated. अब इस साइक्लोट्रॉन की एक लिमिटेशन है, इस साइक्लोट्रॉन के साथ हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। Why we cannot accelerate the electron? क्योंकि जब हम कोई इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक लाइटर पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल होने के कारण जैसे ही उसको एक्सेलरेट करते हैं उसका मास चेंज कर जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हाट इज दैट, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² बाय c²।
तो इसका मास चेंज करने से क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से इट कम्स आउट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं, मिसमैच हो जाती हैं। तो थोड़ी सी देर के बाद ही ये फर्दर एक्सेलेरेट होना बंद हो जाता है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन कि विद द साइक्लोट्रॉन वी कैन नॉट एक्सेलेरेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करने के लिए वी आर हैविंग अनदर डिवाइस दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन। सो बच्चों, दिस इज द फिनिशिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों, आज आपको जैसा पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है। तो बच्चों, आपने इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने 3 W's का जरूर ख्याल रखना है। वियर योर मास्क, वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स एंड वॉच योर सोशल डिस्टेंस। और जिसके साथ यू विल बी एबल टू कोरोना को आप हरा सकोगे और इंडिया को जिता सकोगे। हम सब इसके लिए एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।